हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने होम मैनेजमेंट में मनी मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। मनी मैनेजमेंट में हमने लास्ट क्लास में एंजल के नियम पढ़ लिए थे और उनके दिए हुए मद और उनमें के उसमें क्या कमी थी सब पढ़ ली थी। अब इसमें हमने आय का भी जिक्र पढ़ लिया, व्यय का भी पढ़ लिया और हमने अपने बजट भी पढ़ लिया कि कौन कौन से बजट हम बनाते हैं और वो क्यों हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अब जब बजट बना तो उसके बाद हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज बचती है बचत। तो बचत को हम अपना कैसे भूल सकते हैं कि बचत भी तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमें अपने जीवन में बचत करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। सेविंग हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में हम बचत में पढ़ेंगे, बचत के साधन में। अच्छा, बचत के साधन कौन से होते हैं? बचत के जो साधन होते हैं वो होता है आपका बैंक, डाकखाना, LIC, पिग्मी होता है शायद या पिमी होता है जो आपके सिंडिकेट बैंक जो होते हैं, और इसके बाद है आपका शेयर। बैंक में आपके क्या खुलते हैं? अकाउंट खुलते हैं, खाता। बैंक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? खाता। खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते 3 प्रकार के होते हैं। खाते 3 होते हैं। कौन से? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और आपके FD अकाउंट भी होते हैं। तो खाते में हम आपके क्या पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं। नंबर 1 बचत खाता आपका, और सेविंग अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? चालू खाता। और एक खाता कौन सा होता है आपका? एक आपका होता है संचित खाता। तो इन सबको हम डीप पढ़ेंगे अपने बचत में। तो बचत के साधन कौन कौन से? बैंक, डाकखाना, LIC, पिग्मी या शेयर। तो जो आपके बैंक होते हैं, बैंक क्या होता है? बैंक का मीनिंग ही क्या होता है? तो अभी हम आप समझते हैं बैंक। तो बैंक का मीनिंग होता है कि एक ही चेयर पर बैठकर पैसे का लेन देन करना, यानी कि आपको पैसे का लेन देन करने के लिए इधर उधर मूविंग नहीं करनी पड़ रही है। आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि बैंक पे एक जो आपका अंदर जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो कार्यरत होते हैं, मैनेजर होता है, वो क्या अकाउंटेंट होता है, वो अपने कैबिन में बैठ के आप लाइन में लगते हैं, पैसे देते हैं, आपको चाहिए तो आप लाइन में रख के निकाल लेते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही जगह या एक चेयर पर बैठकर पैसे या रुपयों का लेन देन। तो बैंक को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि एक ही जगह या एक ही चेयर पर बैठकर पैसों का लेन देन जो आपका होता है वो बैंक में होता है। बैंक में क्या करते हैं? बैंक में जाने के लिए पैसों का लेन देन आप कब करेंगे? जब आप क्या करवाएंगे? अपना खाता ओपन करवाएंगे। खाता कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 बचत खाता, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट जिसे बोलते हैं। इसमें ये आपके सैलरी के लिए या इसमें आप जो कुछ थोड़े थोड़े पैसे आप अपने जोड़ सकते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। दूसरा आपका चालू खाता। तीसरा आपका संचित खाता जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह या ये सब मिल जाता है। चालू खाता भी आपका नॉर्मल अकाउंट रहता है जिसमें आप कुछ एक लिमिट रहती है कि इस लिमिट तक आप अपना पैसा रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डाकघर। डाकघरों में क्या करते हैं? डाकघरों में आप छोटी छोटी FD करा लेते हैं, या फिर आपका एक बनता है इसमें किसान विकास पत्र। इससे आपका क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है और ये आपका GIC TGT PGT नेट सभी में क्वेश्चन आता है। किसान विकास पत्र का संबंध किससे है? बैंक से है, डाकखाने से है, पिग्मी से है, या फिर आपकी
शेयर से है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जहां आपको किसान विकास पत्र आ जाता है तो उसका संबंध किससे हो जाता है? डाकघरों से हो जाता है, डाकखानों से। अब आप सोच रहे हो कैसे? डाकखाने सिर्फ लेटर के लिए या पार्सल के लिए यूज नहीं किए जाते। इसमें हम क्या करते हैं, किसान विकास पत्र में कोई खाता खुलवा लेते हैं या अपने खाता ओपन करा के एनएससी भी करा लेते हैं, जिसमें हम अपना पैसा एक बार ही, एनएससी में क्या होता है कि आपने क्या करा, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल अमाउंट डाल दें या एक अमाउंट डाल के आपकी एफडी टाइप हो जाती है। इसके बाद आपका जो आता है थर्ड पॉइंट आपका आता है एलआईसी। एलआईसी वगैरह आप देख रहे हैं आजकल प्राइवेट कंपनी भी आ रही है, भारतीय जीवन बीमा। भारतीय जीवन बीमे के अंतर्गत आप देखते हैं कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है, कोई आपके एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ रहा है, कोई अपनी कन्या के लिए जोड़ रहा है, तो आप इसके अंदर जाके कुछ अमाउंट डाल के फिक्स करा देते हैं एकदम कि इतने साल बाद आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं धीरे धीरे कि 10 साल, 15 साल, 12 साल, 20 साल, तो आपका पैसा स्टोरेज होता रहता है और उसमें लास्ट में जब आपकी मैच्योरिटी पे आता है, आपका बीमा मैच्योर हो जाता है, तो आपको इसका अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल जाता है। पिग्मी होता है आपका जैसे सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक यानी कि आपका कई इसमें आपको किसी में आपके बैंक का विलय हो रहा है या फिर आपके जो छोटे छोटे बैंक आप काफी खुले हुए हैं, जैसे यस बैंक है आपका और भी मतलब छोटे छोटे नैनीताल बैंक है, इस तरह के बैंक होते हैं। शेयर होता है आपका शेयर मार्केट, जो आजकल बहुत ज्यादा टॉक ऑफ टाइम है, जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, एनएफटी वगैरह के सब देखते हैं। जैसे कोई भी आप बड़ा उद्योगपति है या आप नॉर्मली हैं, आपने क्या करा, शेयर खरीद लिया, शेयर में पैसा लगा दिया, गोल्ड खरीद के गिर दिया या कॉपर में लगा दिया, या आप अलग अलग कंपनी अपने शेयर निकालती हैं, उन्हें निकाल के क्या करते हैं, आप उनमें पैसा लगा देते हैं कि अच्छी ग्रोथ ये हमें देके जाएगा। बाय ट्रेडिंग के द्वारा हम इसको देखते हैं। तो शेयर होता है यानी कि किसी भी चीज का कोई भी कंपनी द्वारा निकाला गया अपना कोई वैल्यू कह सकते हैं। तो इसे हम गोल्ड में भी निकाल सकते हैं, कॉपर में भी निकाल सकते हैं या किसी और चीज में भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी शेयर मार्केट होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि किस, अब हमने डिटेल से देखेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बेस बताया है कि बचत के साधन कौन कौन से हैं और बचत के साधन ये है तो इनमें क्या होता है। तो इसके बाद बचत करने के जो निर्धारित लक्ष्य हैं हमारे, ये सब हम अपने डिस्क्रिप्टिव तरीके से नोट्स में चलते हैं, नोट्स में देखेंगे। ये बचत के साधन यानी कि यह एक संस्था होती है जो ग्राहकों के धन की रक्षा करती है तथा उधार देने एवं धन के विनियोग की सुविधा देने के लिए धन प्राप्त कराती है। या बैंक क्या है? बैंक एक इटालियन शब्द है जो बैंकों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बेंचों पर बैठकर मुद्रा का बदलना या मुद्रा का लेन देन करना। यह संस्था सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही होते हैं। यानी कि बैंकों ने हमें कैसे समझाया है? बैंकों ने हमें समझाया है कि बैंक क्या है, बैंक जो है एक बेंच पर बैठकर पैसे को, एक चेयर पे बैठ के पैसे का लेन देन करना है। लेकिन लेन देन कैसे करना है कि एक सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था दोनों होती है, जो जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसके पैसे को सेव करती है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे की वो रक्षा करती है। ये बैंक कौन सी भाषा का शब्द है? ये इटालियन शब्द है और किससे बना है? बैंकों से मिलकर बना है। बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं? जो मैंने अभी आपको एक टेबल बना के बताया था। बैंकों में 3 प्रकार के खाते होते हैं। कौन कौन से खाते होते हैं? 3 प्रकार के खाते होते हैं। एक निश्चित अवधि वाला खाता यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? जिसमें आप एक बार पैसा डाल देते हैं 5 साल 10 साल के लिए, उसके बीच में आप उसको नहीं निकाल सकते, और जितने टाइम के लिए आप उसमें एक अमाउंट जमा करते हैं, जब वो मैच्योरिटी पे आ जाता है, आपका टाइम पूरा हो जाता है, तो वो आपको अमाउंट मिल जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। दूसरा होता है बचत खाता यानी कि आपका सेविंग अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी वगैरह आती है या आप अपनी सेविंग के लिए
कि आपको किसी ने 1000 रुपए दिए, 2000 रुपए, कभी भी आप उसमें लिटिल लिटिल अमाउंट भी सेव कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में एक कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपको 2 लाख तक ही रखने हैं या कितने रखने हैं। इसके बाद होता है एक चालू खाता। चालू खाता यानी कि करंट खाता, जो आपका करंट में चल रहा है, जिसमें आप एक लिमिट के अंदर ही क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। निश्चित अवधि वाला खाता यानी कि अपना फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि के लिए पैसों को जमा कर दिया जाता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर पैसा निकाला भी जा सकता है। इस खाते में ब्याज की दर जो है वो अधिक होती है, यानी कि बहुत ही रेयर केस जब होता है, अननेसेसरी जब आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए अचानक से, तो आपको कहीं से अगर आप बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी एफडी बीच में तुड़वा सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देके जाएगी जितना वो मैच्योरिटी पे देती है। वैसे इसका नाम ही फिक्स डिपॉजिट है, तो ये सिर्फ एक बार के लिए ही रखी जाती है, बट आप अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। बचत खाता इसमें जन सामान्य के लिए खाते खोले जाते हैं, जैसे पैसे निकालना, जमा करना। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे सप्ताह में 3 बार या 4 बार आप पैसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसकी ब्याज दर जो है वो निश्चित अवधि के लिए होती है, यानी समय के लिए होती है, और ब्याज दर कम से कम 4 से 5% की होती है। चालू खाता इस प्रयोग में व्यापारियों के लिए यूज किया जाता है, करंट, जो डेली का लेन देन करते हैं। इसमें क्योंकि इसमें व्यक्ति चाहे जितनी बार पैसे जमा कर ले और कितनी बार निकाल सकता है, परंतु इसमें ब्याज की दर बहुत कम अथवा ना के बराबर होती है, क्योंकि चालू खाता करंट अकाउंट से आप समझ पा रहे होंगे कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है, तो अभी आपने उसमें पैसे डाले और तुरंत ही उसमें से निकाल लिए। आप पता लगा कि आपने दिन में उसमें 4 से 5 बार पैसे निकाले हैं और 4 से 5 बार ही जमा किए हैं, तो जो आपका लेन देन पर डे चलता रहता है वो आपका चालू खाता होता है, और इसमें जो ब्याज दर होती है वो बिल्कुल कम होती हैं। अभी हमने पढ़ा था डाकखानों में, मैंने आपको समझाया था कि एनएससी करते हैं, डाकखानों के द्वारा किसान विकास पत्र जमा होता है। तो मोस्ट ऑफली क्वेश्चन जो आपका उठता है वो यही उठता है, आप चाहे प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट है कि किसान विकास पत्र का संबंध किससे है, बैंकों से है, डाकखानों से है, या आपके चालू खाते से है, सेविंग अकाउंट से, इस तरीके से वो आपको ऑप्शन देता है। तो जहां भी आपको किसान विकास पत्र आता है तो उसका सीधा संबंध आप किससे जोड़ेंगे, डाकखानों से जोड़ेंगे। तो एनएससी होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें व्यक्ति धनराशि के प्रमाण पत्र क्रिया करता है, एक निश्चित समय अवधि के लिए व्यक्ति पत्र अपने पास रखता है तथा अवधि लेने पत्र हमेशा 10 दिन के गुणांक में ही उपलब्ध होता है, यानी कि वो आपको एक लेटर टाइप देगा, और ये पत्र आप कितने ले सकते हैं, जो कि आपने जो लिया है वो 10 डेज के लिए ही क्या होता है, 10 डेज इनटू, यानी गुणांक में उपलब्ध होता है, 10 के गुणांक में उपलब्ध होता है, और इसकी एक निश्चित क्या होती है, समय अवधि होती है, कि इसका एक क्राइटेरिया होता है कि ये आपको 1 मंथ के लिए वैलिड है या आपको ये 10 डेज के लिए वैलिड है। इसके बाद आते हैं आपके डाकखाने। पोस्ट ऑफिस में क्या आता है आपको, इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं, क्या कौन कौन से, संयुक्त ए पत्र और संयुक्त बी पत्र। डाकखाने यानी कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बजट की मतलब बचत को प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि मैंने आपको टेबल में बताया था। ये बैंकों के समान क्या ही होती है, लेकिन इसकी जो ब्याज दर है वो बैंकों से कम होती है। इसमें भी क्या होती है, संचय अवधि के लिए एफडी की जाती है और खाते खोले जाते हैं। इसमें भी तीनों तरह के खाते खोले जाते हैं, आपके सेविंग अकाउंट भी, चालू खाता भी। इसमें आपके क्या होता है, संचित या एफडी टाइप के खाते खोले जाते हैं, परंतु इसमें करंट अकाउंट नहीं खोला जाता। अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि चालू खाता कौन सा बैंक ऐसा है या कहाँ पे आप, कौन सी संस्था ऐसी है जिसमें आप चालू खाता या करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, बैंक, डाकघर, एलआईसी या फिर शेयर मार्केट, तो आप किसके साथ जाएंगे, डाकघर के साथ जाएंगे।
इसके बाद आता है आपका LIC यानी कि जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमे का एग्जाम्पल है LIC। अभी तो बहुत सारी कंपनी आई हुई है, लेकिन ये हमारी सबसे पुरानी कंपनी LIC, भारतीय जीवन बीमा। तो इसी पे के साथ हम जाएंगे। जीवन बीमा व्यक्ति एवं जीवन बीमा निगम के माध्यम से एक समझौता है जो कि इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि भविष्य में उसके ग्राहक ने जिस प्रकार की पॉलिसी खरीदी है उसमें क्या है, उसकी सारी शर्तें और निगम द्वारा पालन किया जाएगा। यह ऐसी सुविधा है जो कि जोखिम को समाप्त करती है तथा अनिश्चितता के निश्चितता में परिवर्तन कर देती है। इट मीन्स आपने कोई पॉलिसी ली, आप अपने बच्चे के लिए अगर कोई पैसा जमा कर रहे हैं कि आज हम पैसे एक फिक्स डिपॉजिट LIC बीमा ले लेते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं, 20 साल के लिए ले लेते हैं कोई प्लान, 20 साल बाद हम रहे ना रहे, लेकिन उसकी जो पढ़ाई के लिए हमने जो एक जोड़ने हैं पैसे वो उसको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका आता है LIC जो स्थापना है वो संसद अधिनियम के द्वारा 1956 ईस्वी में लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? परिवार का संरक्षण, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा, संपत्ति कर, और संपत्ति कर में कौन कौन से थे? जो आपके शैक्षणिक कार्य थे, चिकित्सा थे, और उस शिक्षा के लिए या विवाह के लिए थे। यानी कि आप LIC के अंदर, भारतीय बीमा पॉलिसी के अंदर आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, आप किसके लिए, आप बच्चे की शादी के लिए प्लानिंग करके पैसे जोड़ सकते हैं, उसकी एजुकेशन के लिए जोड़ सकते हैं, या फिर अपनी पेंशन वगैरह का बीमा करा के अपने बुढ़ापे के लिए आप पैसे जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है आजीवन बीमा। आजीवन बीमा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बीमाकर्ता जीवन यह इस पर प्रीमियम जमा करता है परंतु भुगतान मरने के बाद परिवार वालों को देता है। आजीवन से भी आप समझ पा रहे होंगे, जीवन बीमा क्या था? जो आपके जीवन के साथ साथ चल रहा था कि जब तक आप एक टाइम ड्यूरेशन में दे रहा था, आजीवन भर कि आपने अपना बीमा करा लिया। अब सपोज करो, भगवान ना करे ऐसा हो कि मैं रोड पे, मेरा बीमा हो रखा, मैं रोड पे जा रही हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और मैं निकल लेती हूँ, चल जाती हूँ, तो मैंने जो बीमा कराया है वो पैसा क्या होगा? मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वालों को दिया जाएगा। आजीवन बीमा में जो भुगतान होता है वो हमेशा परिवार वालों को मिलता है। उसकी जो डेथ होती है, अगर उसकी कोई आकस्मिक डेथ होगी है, यानी कि वैसे रोड एक्सीडेंट या बीच में वो अचानक से मर जाता है तो उसके परिवार वालों को मिलता है, और अगर वो नेचुरल डेथ पे मरता है तो भी वो उसको, वो फिर जितने दिन के लिए उसने कर रखा है उस पे मिलता लेकिन डेथ के बाद ही है। फिर है आपका सीमित भुगतान आजीवन बीमा। सीमित भुगतान आजीवन बीमा क्या होता है? ये इसमें कोई प्रीमियम जमा नहीं करते हैं बल्कि निश्चित अवधि तक के लिए जमा करते हैं, जिसमें बीमाकर्ता की मृत्यु या अवधि समाप्त होने पर भुगतान होता है। वही चीज जो मैंने आपको बताई कि मैंने 10 साल के लिए कहा और 10 साल में मैं नहीं मरी, तो इसका मतलब कि 10 साल बाद जब मेरे बीमे का टाइम पूरा होगा, वो मैच्योरिटी पे होगा, गजेट मतलब कंप्लीट हो जाएगा उसका टाइम, 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसका पैसा मेरे को मिल जाएगा। फिर है बंदोबस्त बीमा। बंदोबस्त बीमा क्या होता है? जो अवधि पूर्ण होने तक व्यक्ति जीवित हो तो भुगतान व्यक्ति को अन्यथा उत्तरदायी को दिया जाता है। यानी कि आपने कोई बंदोबस्त बीमा कराया है, आप अगर जिंदे हैं तो वो पैसा आप ही के हाथ में आएगा, अगर आप नहीं है तो आप उसमें जिसे नॉमिनी बनाते हैं, आपका पैसा उसको चला जाता है। इसके बाद आता है द्वि बंदोबस्त बीमा, संयुक्त बंदोबस्त बीमा। तो द्वि बंदोबस्त में जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, द्वि यानी कि दूसरा, दो एक से अधिक की बात हो रही है, तो निश्चित अवधि तक पैसा जमा करते रहो अथवा अवधि समाप्त होने पर प्रीमियम का 2 गुना भुगतान प्राप्त करते हैं। और संयुक्त बंदोबस्त में होता है दो व्यक्ति मिलकर, जैसे पति पत्नी, मित्र या दो घनिष्ठ संबंधी मिलकर बीमा कराते हैं। किसी एक की मृत्यु हो जाने के बाद भुगतान दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। जैसे कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे से हैं, अगर इनमें से कोई एक नहीं रहता मैच्योरिटी आने तक तो उसके दूसरे को मिल जाता है। इसके बाद आपका आता है विशेष बंदोबस्त बीमा योजना। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? यह योजना उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है जिन्हें धनोपार्जन अवधि कम समय की होती है, जैसे मूर्तिकार, फिल्मकार, गायक आदि। ये जो आपके मूर्तिकार, फिल्मकार होते हैं, ये आपके शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं,
तो इनको जो छोटे टाइम के लिए किया जाता है या कोई काम जोड़ने के लिए इनको ये बीमा कराया जाता है। जैसे इनकी कुछ पहले प्रीमियम ज्यादा राशि की होती है और फिर 5 प्रीमियम क्या होती हैं उनके बाद वो प्रीमियम कम हो जाती हैं, यानी कि जो इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो ज्यादा राशि का होगा और उसके बाद की जो उसकी 5 इंस्टॉलमेंट होंगी वो कम कम होंगी। यह बीमा उन लोगों की ओर ध्यान देकर बनाया गया है जिनकी आय सीमित समय में ज्यादा तथा उनके बाद कम हो जाती हैं। इसके बाद है आपका निश्चित आपदी बंदोबस्त अथवा शिक्षावर्ती पॉलिसी। इसमें जो आपका बीमा है ये आपके माता पिता द्वारा बच्चों के लिए किया जाता है, जिसमें अगर सपोज करो कि मेरे को कोई प्लानिंग करनी है, मेरा छोटा बच्चा, मुझे उसके भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है, उसकी पढ़ाई के लिए, तो मैं उसके नाम से ये बीमा लूंगी। मैं फिर रहूं ना रहूं तो तब उसका वो टाइम कंप्लीट होगा, मैच्योरिटी पे बीमा आएगा तो ऑटोमेटिकली जितनी राशि का मैंने किया है वो उसे मिल जाएगा और वो आगे अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखेगा। इसके बाद आता है अंश व शेयर मार्केट का मैंने आपको बताया ही था कि जैसे शेयर मार्केट आजकल आप गोल्ड में लगा रहे हैं या किसी कंपनी का आप कोई शेयर प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बाद जो आप उसमें ट्रेडिंग करा के एनएफटी वगैरह करा के जो पैसे लाभ कमाते हैं वो आपका शेयर कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा बड़े उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, अतः उद्योग को चलाने के लिए मिश्रित पूंजी की कंपनी की व्यवस्था की जाती है। कंपनी को जो लाभ प्राप्त होता है उसके हिस्सेदार के हिस्से को जोड़कर उसको दिया जाता है। शेयर आपका होता है कोई अंश शेयर, यानी कि कोई छोटा टुकड़ा। आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, वो आपकी मार्केट क्या है, अप एंड डाउन चलती रहती है, कभी लाभ तो कभी हानि। तो इसमें क्या करते हैं आपने अगर शेयर लगाए हैं तो ट्रेडिंग करके कभी कभी क्या होता है कि कभी हमारा शेयर अप जा रहा होता है तो हम उसको कैश कर लेते हैं, कभी डाउन जा रहा होता है तो हम लॉस में भी होते हैं। बट ये क्या होता है, ये कंपनी वगैरह में ही होता है, इसको एक कागज का टुकड़ा भी शेयर होता है पार्टनरशिप की तरह, तो आप अपना शेयर इसमें लगा सकते हैं। फिर आपका ऋण पत्र क्या होता है आपका कि ये शेयर कम रिस्की होता है। ये शेयर मैंने आपको क्या बताया, रिस्की होता है कि कभी आपका लाभ तो कभी हानि। लेकिन ऋण पत्र में क्या होता है कि शेयर जो है कम रिस्की होता है तथा इसमें ब्याज की दर निश्चित होती है। इसमें कंपनियों के फायदे एवं नुकसान का कोई प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता। यानी कि अगर आपने किसी से शेयर खरीदा है ऋण पत्र द्वारा तो उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन कुछ पॉलिसी होती हैं जिनको मद्देनजर रख के आप अपना शेयर खरीदते हैं। तब आप शेयर खरीदते हैं तो वो कंपनी चाहे घाटे में जाए, चाहे लॉस में जाए, चाहे फायदे में जाए, लेकिन आपका जो जितने पे आपके सिग्नेचर हुए हैं, कमिटमेंट हुआ है, वो आपको उतना ही मिलेगा, तो उससे आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आता है आपका प्रोविडेंट फंड। फंड क्या होता है, फंड ये होता है कि जब हम कोई चीज नौकरी पेशे वालों के लिए बना होता है, जब लोग क्या करते हैं अपनी जो उनकी मंथली इनकम होती है, मासिक आय होती है, उसका कुछ जो मतलब जो वो सेवाकृत होता है। जैसे आपका एक टीचर फील्ड ले लो, टीचर की जो है पेंशन है, पुरानी थी अब तो नहीं है किसी भी फील्ड में, अब तो सिर्फ आर्मी वालों की है। तो जो आपका वो सेवा करते टाइम जब ऑन ड्यूटी उसकी जो सैलरी आती है उसका कुछ परसेंट जो वो काट के दिया जाता है आपको, जो आपको रिटायरमेंट पे मिल जाता है, तो वो क्या होता है आपका फंड होता है। ये आपकी नौकरी के लिए होता है और ये कब करता है, जब आप आदमी सेवाकृत होता है, यानी कि वो काम कर रहा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं फंड भी, कौन से होते हैं, एक होता है आपका सहायक अंशदान और दूसरा होता है साधारण अंशदान। सहायक अंशदान क्या होता है, इसमें सिर्फ वेतन को काटा जाता है, कटा हुआ पैसा ही दिया जाता है, परंतु उसके अतिरिक्त कोई ब्याज नहीं दिया जाता। यानी कि हेल्पिंग के तौर पर जो आपकी सैलरी का एक पॉइंट आपको कटा है, 1% 2% जो भी कटता है, जितना आप कटवाते हैं सिर्फ वही पैसा आपको दिया जाता है, उस पर कोई ब्याज लगा के नहीं दिया जाता, तो वो आपका सहायक अंशदान होता है। दूसरा साधारण अंशदान। साधारण अंशदान क्या होता है आपका, जो आपके वेतन के साथ साथ कुछ जो संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे सपोज करो कि 100 रुपए में से आपके 10 रुपए आपकी सैलरी के कट रहे हैं, 2 या 3 रुपए या 5 रुपए आपको कंपनी या जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं वो आपको
प्लस करके देता है। इसके बाद होती है आपकी पिग्मी योजना। पिग्मी योजना मैंने आपको क्या बताया था, जैसे सिंडिकेट बैंक इसका एग्जाम्पल है। सिंडिकेट बैंक मतलब इसका संबंध सिंडिकेट बैंकों से होता है। यह एक आकर्षक व रुचिकारक योजना है जो कि ग्रामीण लोगों की बचत की आदत विकसित करने के लिए चलाई गई है। इसके बाद बचत के निर्धारित कारक। बचत के निर्धारित कारक कौन कौन से? इच्छा, योग्यता और सुविधा। इच्छा कैसे? इच्छा, योग्यता और सुविधा। इच्छा यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका मन है बचत करने का, अभी आपने आय पढ़ ली, व्यय पढ़ ली, बजट पढ़ लिया, बचत क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़े हैं, आप पढ़ रहे हैं कि आपका 10,000 आप कमा रहे हैं, 5,000 आप खर्च कर रहे हैं, ये आपकी आय और ये आपका व्यय। इन दोनों के बीच में जो आपको यहाँ 5,000 बचे, जो आपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए सेव कर लिए, बैंक में सेव कर लिए, एफडी में सेव कर लिए, या किसी भी माध्यम से आपने उसको सेव किया, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका बचत कहलाता है। तो ये आपकी इच्छा पे भी डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 5% बैंक में 5 जो है वो बैंक में जमा करें। इसका कुछ परसेंट आप कहीं भी छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगा सकते हैं। दूसरी योग्यता यानी कि आपकी जो एजुकेशन है या फिर आपकी कैपेसिटी कि आप कितना कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट और सुविधा, आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है। तो ये आपका बचत में था। अब आपने आज लास्ट क्लास में हमने देखा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था क्या? बजट पढ़ रहे थे हम, एंजल के लॉ पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने अपना पीछे एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपना जल्दी। मैंने आपको बताया था आपका बजट कंप्लीट होने के बाद बचत टॉपिक पे आए थे कि बचत के साधन क्या है, जैसे बैंक, डाकघर, एलआईसी, पिग्मी शेयर आदि। ये क्या है? बैंक में कितने खाते होते हैं? बचत, चालू और संचित खाता। और एलआईसी भारतीय जीवन बीमा, एलआईसी के अंदर मैंने अभी आपको बहुत सारे पढ़ाए कि कौन कौन से होते हैं, फंड्स वगैरह का। इसके बाद पिग्मी सिंडिकेट बताया कि गांव वालों के लिए एक आदत बनाना था कि वो कैसे अपने जो पैसे हैं उनको सेव कर पाए। शेयर मार्केट आपको बताया किसी भी कंपनी के कोई भी छोटे छोटे टुकड़ों में जो बढ़ जाता है, या आपको जैसे गोल्ड का कोई शेयर खरीदा है, कोई कॉपर का खरीदा, किसी भी कंपनी के कोई भी छोटे छोटे पार्ट्स में हमें इन्वेस्ट कर देना। ये चीज हमने पढ़ी थी इसमें बजट में। इसके बाद ये एंजल हमने पहली क्लास में पढ़ ही लिया था। ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है बजट का। आज आपके सारे चीजें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा नेक्स्ट क्लास में, होम डेकोरेशन, गृह सजावट। गृह सजावट में हम कला के तत्व पढ़ेंगे, कला के सिद्धांत पढ़ेंगे और अपना देखेंगे कि किसका कमरा किस तरीके का होना चाहिए, या घर में हम किस तरीके की डेकोरेशन कर सकते हैं। गृह जो हमारी होम डेकोरेशन पढ़ेंगे, होम डेकोरेशन से पहले अब जो हमारा बजट वाला आय व्यय बजट का जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसकी प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।